क्लास 11 का ये 7th यूनिट है आपके पास, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ इक्वल हो रहा है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ऐसी फिनोमिना, ऐसी स्टेट किसी भी प्रोसेस की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की, इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और rate of forward process becomes equal to rate of backward reaction, right? तो किसी भी रिएक्शन में अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है तो कहा जाएगा कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है वो ये निकलेगा यहाँ पर, वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, या अगर प्रोसेस है तो उसके इक्वल हो जाए। यानी कि वो सारी फिनोमिना इसमें हम पढ़ेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन जैसा आपसे बोला गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड प्रोसेस या बैकवर्ड प्रोसेस का जो रेट है बराबर हो जाए, तो इसका बिल्कुल सीधा मतलब ये निकलता है कि ये उन्हीं प्रोसेसेस में, ये उन्हीं रिएक्शंस में एस्टैब्लिश हो सकता है इक्विलिब्रियम, या स्टडी किया जा सकता है, विच कैन टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। और ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में प्रोसीड हो सकती हैं, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इनकी खासियत होती है कि ये कभी भी किसी वन डायरेक्शन में होकर के कंप्लीट नहीं होती। कहने का मतलब ये है, जैसे रिएक्टेंट्स आपने किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड किए वेसल में, तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में। जैसे ही कुछ प्रोडक्ट बना, ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिएक्टेंट में। और अगर ये रिएक्शन आप किसी क्लोज कंटेनर में कराते हो, तो आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो स्टेट है इस केमिकल रिएक्शन की, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, और इट कैन बी सेड दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। सो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ reactants and products become constant। कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट हो जाएंगी। हो सकता है आपको ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रही हो या नहीं हो रही हो कि कंसंट्रेशंस कांस्टेंट कैसे हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी। अगर आपको अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है तो ये कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए। जो इक्विलिब्रियम है ना, वो दो तरह से हम पढ़ सकते हैं। एक तो होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं आपको देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कुछ कॉमन से एग्जांपल बताता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के। स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप देख सकते हो जब आप मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो, तो शॉपकीपर के पास जो सो कॉल्ड तराजू होता है, उसमें दो पैड होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो वो जनरली क्या करते हैं, लेफ्ट वाले वेट में तो आपको वेट रख दिए, और राइट वाले में आपको जो है वो सब्जी वगैरह या आलू वगैरह जो भी खरीदने का रखे। जब ये राइट साइड में जो वेट है वो लेफ्ट साइड के बराबर हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा अप डाउन हो करके थोड़े समय बाद ये मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएगा, और ये दोनों जो
पेट्स हैं ये एक ही लेवल में आ जाएंगे, और तब वो कहेगा ठीक है भाई 1 kg पोटैटो आपके हो गए, आप ले जाइए इसको। या आपको कम लगते हैं, अरे भाई सही से तोलो भाई, आपको तो तोला ही नहीं आ रहा है, आप तो इसको थोड़ा सा और ऐड करो तब जा करके इक्वल हो जाएगा। तो वो कहलाएगा आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये जो पैड्स अप डाउन चल रहे हैं वो थोड़े समय बाद उनका जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह से आप देख सकते हो, अगर कोई दो बच्चे सेम वेट के हैं, एग्जैक्टली सेम वेट के हैं, नियरली सेम वेट के, बहुत क्लोज उनके वेट है, और वो सीसॉ को एंजॉय कर रहे हो। सीसॉ एक स्विंग है जिसको मालूम है, आपने काफ़ी एंजॉय किया बचपन में। तो अगर इन दोनों बच्चों के वेट लगभग 5.1 केजी या 5.09 केजी इस तरह का है, तो और ये दो बच्चे जो हैं एंजॉय कर रहे हैं, 5 केजी बहुत कम का बच्चा, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा लेते 15 केजी का ले लेते हैं, 15.1 केजी का कोई बच्चा है इधर और 15.09 केजी का बच्चा है, लगभग लगभग बराबर वेट के बच्चे। तो सीसॉ में ना तो ये वाला जो आर में वो नीचे जाएगी और ना ये वाला अप जाएगा। थोड़े समय बाद ऊपर नीचे जा करके 2-3 बार ये कांस्टेंट वैल्यू यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश हो जाएगा, जो फर्दर चेंज नहीं होने वाला। जब ये दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे तो फिर इनमें जो मूवमेंट है अप डाउन वाला वो बंद हो जाएगा। अब मैं एक दूसरे तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि है एक आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास टैंक है, वाटर टैंक, और इसके अंदर मान लीजिए आपने 10 लीटर वाटर ले लिया। अब इस टैंक के अंदर आप वाटर को एंटर करा रहे हो 1 लीटर पर आर के हिसाब से, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी ऐड हो रहा है, और 1 लीटर पर आर के हिसाब से आप इसमें वाटर को आउट कर रहे हो। क्या आपको वाटर के लेवल में कोई फर्क पता चलेगा? आपको वाटर का लेवल हमेशा 10 लीटर ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस रुका नहीं है, प्रोसेस डायनेमिक है। जिस रेट से वाटर एंटर हो रहा है उसी रेट से वाटर आउट हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ एंट्री ऑफ फिलिंग ऑफ वाटर और रेट ऑफ आउट ऑफ वाटर या रेट ऑफ ड्रेनिंग ऑफ वाटर वो कैसा है, सेम है। और इस तरह से जो कंसंट्रेशन है वाटर की या वाटर का जो लेवल है इस टैंक के अंदर वो हमेशा आपको 10 लीटर ही दिखाई पड़ेगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है दिस इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और हमें इस चैप्टर में डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ही पढ़ना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो अटेन हो जाएगा लेकिन थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगा। डायनेमिक में ऐसा नहीं होना है, डायनेमिक में प्रोसेस ऑन गोइंग रहेगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। कुछ फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम किस तरह से एस्टेब्लिश होता है, पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं। पहला जो इक्विलिब्रियम है दैट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, यानी कि इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में एस्टेब्लिश होता है। और इसे स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक वेसल में हमने एक वेसल हमने यूज कर लिया, और इस वेसल को थर्मोस्टेट में रख दिया जिसमें कि टेम्परेचर चेंज ना हो। और इसके अंदर हमने 0 डिग्री सेल्सियस, इस वेसल का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हमने कांस्टेंट कर दिया थर्मोस्टेट में रख करके। और इस वेसल के अंदर हमने आइस क्यूब्स आइस क्यूब्स को ले लिया। इनिशियली आप देखेंगे जब हमने आइस क्यूब्स रखा है तो क्योंकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस वेसल के अंदर आपको सॉलिड आइस के साथ साथ कुछ समय बाद लिक्विड वाटर भी नोटिस होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम द लेवल ऑफ वाटर इन दिस वेसल बिकम्स कांस्टेंट, वो फर्दर चेंज नहीं होगा। और जो ये कांस्टेंट लेवल है वाटर का इस वेसल के अंदर वो इंडिकेट करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। किस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है वो भी समझिए।
यहाँ पर जो H2O लिक्विड है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो कुछ जो लिक्विड वाटर बना है, क्योंकि ये थर्मोस्टेट में ये हम प्रोसेस करा रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है, तो जो लिक्विड वाटर है वो भी कुछ अमाउंट में सॉलिड आइस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि प्रोसेस एक क्लोज वेसल में हो रहा है और रिवर्सिबल है, सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में भी कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड वाटर भी फ्रीजिंग में जा रहा है सॉलिड आइस में। तो इस तरह से दोनों की जो कंसंट्रेशन है आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, व्हेन यू विल गेट द कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन द रिएक्शन वेसल, तो ये इंडिकेट करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पर कैसी हो गई हैं, कांस्टेंट। कंसंट्रेशंस बिकम कांस्टेंट, और जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस है, that has become equal to rate of crystallization of liquid water into ice। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि रेट जो है वो बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशंस भी बराबर हो जाती हैं। नो, concentrations may be equal, but at equilibrium concentration will always be constant। उसमें आप देखेंगे तो ये वाटर का लेवल फर्दर चेंज नहीं होगा। ये शो कर रहा है हमें, ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। देखिए कुछ और इस तरह के एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पर। सर सर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। हाँ, कीप इन माइंड कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हम पढ़ेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ये जो फिगर्स आपको बनी हुई है, ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेट की गया है आपको। इसमें क्या करते हैं, देखिए एक वेसल ले लिया हमने, ये कोई वेसल है, इन्वर्ट कर दिया उसको, और उसके अंदर हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फिल कर दिया। इसका फंक्शन है जो भी मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वेसल। और इस वेसल को हमने एक मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये एक मैनोमीटर, इसको आप बैरोमीटर ही बोल सकते हैं, जो प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं, उसे हम बैरोमीटर या मैनोमीटर बोल देते हैं। इसमें क्या फिल्ड किया हुआ, देखिए मरकरी फील्ड है यहाँ पे। ये जो डार्क ग्रे कलर का यू शेप स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है, ये मरकरी की वजह से। आप देखिए दोनों लिम्ब में, लेफ्ट हैंड लिम्ब में और राइट हैंड लिम्ब में, ये राइट हैंड लिम्ब है, ये लेफ्ट हैंड लिम्ब है, दोनों में ही जो लेवल है मरकरी का वो कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है। मतलब सेम, कांस्टेंट का मतलब है सेम रीडिंग, आप सेम बराबर बराबर है, लेफ्ट और राइट इसमें जो लेवल है मरकरी का वो बराबर बराबर है। लेकिन जब आपने इस वेसल के अंदर इस एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को हटा करके वाटर रख दिया, तो वाटर क्या करेगा, ये इवापोरेशन में जाएगा, और जो इसकी वेपर्स बनेंगी वो इस मरकरी मैनोमीटर में एंटर करेंगी। और मरकरी का जो लेफ्ट, ये जो लेफ्ट वाला जो लिम्ब है इस मैनोमीटर का या बैरोमीटर का, उसमें ये वाटर वेपर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर जो मरकरी है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, जिसकी वजह से जो मरकरी का लेवल है वो राइट हैंड साइड में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और बढ़ करके थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दोनों लिम्ब में जो मरकरी का लेवल है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो लेवल है मरकरी का, इट विल इंडिकेट द द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। ये जो लिक्विड वाटर वेपोराइज हो रहा है गैसियस वाटर वेपर में, वो जो गैसियस वाटर है वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर में। ठीक है, तो इसमें जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो रहा है गैसियस वाटर में, और जो गैसियस वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर में। ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन
और वेपोराइजेशन का रेट क्या हो गया, बराबर। और जब यहाँ पर आपको इस मरकरी मैनोमीटर में जो मरकरी का लेवल है वो इन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिम्ब में कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि वेपर्स की जो कंसंट्रेशंस हैं वो क्या हो गई हैं, कांस्टेंट। तो इस तरह से ये जो आपने स्टडी किया ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, जिसमें उन्होंने वाटर का और वाटर वेपर का एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन किया। एक और इसी तरह का इक्विलिब्रियम हम पढ़ सकते हैं जो कि कहलाता है आपका सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम या सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए आपको कोई सब्लिमेट चाहिए होगा, ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, चाहे आयोडीन आप ले लो, चाहे कैम्फर आप ले लो, चाहे NH4Cl ले लो। तो इसी सेटअप में यहाँ पे वाटर की जगह आप क्या ले लीजिए, कैम्फर ले लीजिए या सॉलिड I2 ले लीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो सॉलिड I2 लिया था आपने यहाँ पर, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, I2 वेपर्स में। और ये आयोडीन की जो वेपर्स हैं ये लेफ्ट हैंड लिम्ब पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे यहाँ पर, और ये वेपर्स जो है जब लेफ्ट हैंड लिम्ब पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो जो मरकरी का लेवल है राइट हैंड लिम्ब में क्या होगा, राइज कर जाएगा और कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट लेवल है मरकरी का राइट हैंड लिम्ब में और लेफ्ट हैंड लिम्ब में, ये इंडिकेट करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, ये जो गैसेस या वेपर फॉर्म बन रही है आयोडीन की, ये कंडेंस होकर के फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन में जाएंगे और सॉलिड NH4Cl या सॉलिड I2 जो आपने लिया उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो वेपर की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है वेपर्स की, ये इंडिकेट कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। टिल नाउ यू हैव स्टडीड 3 इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जिसमें आपने आइस का एग्जाम्पल लिया था। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने आइस को रखा तो मेल्ट भी होगा और क्रिस्टलाइजेशन भी होगा उसका, तो उसकी कंसंट्रेशन या वाटर का जो लेवल है उससे पता कर लिया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। सेकंड आपने पढ़ा था लिक्विड वेपर या लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, जिसमें आपने इस तरह के सेटअप में वाटर ले लिया था और वाटर की वेपर्स ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया उससे मरकरी का जो लेवल है राइट हैंड में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा, और कुछ समय बाद जो लेवल है वाटर का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट लेवल है वाटर का वो इंडिकेट करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और थर्ड इक्विलिब्रियम अभी आपने सीखा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम या सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम भी आप इसे बोल सकते हो, जिसमें आयोडीन को हमने जो कि सब्लिमेट है या NH4 है या फिर आपके पास कैम्फर है, उसको किसी क्लोज कंटेनर में लेकर के उसके साथ एक मैनोमीटर या बैरोमीटर अटैच कर दिया। स्टार्टिंग में जो लेवल मरकरी का लिया बैरोमीटर में वो सेम था, एक ही लेवल था, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सॉलिड आयोडीन जो है वो सब्लिमेट होने की वजह से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये गैसेस जो है, ये वेपर्स जो हैं वो मरकरी में लेफ्ट हैंड लिम्ब में प्रेशर लगाएंगे मरकरी के ऊपर, और मरकरी का जो लेवल है राइट हैंड लिम्ब में क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, और कुछ समय बाद ये कांस्टेंट लेवल मरकरी का दो आपको मिल जाएगा दोनों लेवल में, और ये इंडिकेट करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड्स इक्विलिब्रियम, in which the equilibrium will involve dissolution of solid or gases in liquid। देखिए इसे स्टडी करने के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है वाटर का और शुगर का। एक कंटेनर में हमने वाटर ले लिया डेफिनेट अमाउंट, और उसमें आपने शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो ऐड किए, जो घर में आपके पास सुक्रोज है, शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं उसे आपने डिसॉल्व किया। जब आप थोड़े कम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो देखेंगे शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो इस सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। ये वाटर ले लिया है आपने, लेकिन ये भी आपको पता है प्रैक्टिकली कि अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डालेंगे
तो आपको ऐसा लगता है कि जो शुगर आपने ऐड की है वो अब डिसोल्यूशन में ना जा करके बॉटम पर सेटल हो रही है इस तरह से, और आपको ऐसा लगता है जैसे अब जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं वो डिसॉल्व ही नहीं हो रही है, बॉटम पे जाके सेटल हो जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। शुगर जो सॉलिड फॉर्म में है, जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो वाटर में डिसॉल्व होकर के सोल्यूशन बना लेगा। और जो आपको लगता है कि भाई अब सॉलिड शुगर जो है अब डिसॉल्व होना बंद हो गई, वो गलत है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जिस रेट से सॉलिड शुगर डिसोल्यूशन में जा रहा है, उसी रेट से जो डिसॉल्व शुगर है वो क्रिस्टलाइजेशन में जा रहा है। यानी कि जब आपको ऐसा लगता है कि अब और ज़्यादा शुगर ऐड नहीं की जा सकती, उस समय पर क्या हो गया है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर in solution becomes equal to rate of crystallization of sugar from solution। क्या हो गया, इक्वल हो गया, इन दोनों का रेट इक्वल हो गया। प्रोसेस नहीं रुका है, प्रोसेस डायनेमिक है। अगर आप और शुगर ऐड करोगे तो वो शुगर जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में चली जाएगी, और जो डिसॉल्व शुगर थी वो फिर से क्या हो जाएगी, क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट में शुगर आप ऐड कर रहे हैं और वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, एज सच वो बॉटम पे सेटल हो जाएगी या हो रही है, तो आप गलत सोचते हैं। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये बात जो आपकी कम समझ में आई, उसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव शुगर ले ली, C12H22O11। इसमें जो कार्बन है ना, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, C14 वाला। और ये जो शुगर ऐड कर रहे थे इसमें कार्बन कौन सा था, C12 वाला नॉर्मल कार्बन था, जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का, वो था। और यहाँ पे शुगर कौन सी ली, रेडियो एक्टिव शुगर। तो यहाँ पर आपको एक बात सीखनी है अबाउट सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ये बात आपने प्रैक्टिकली भी देखी है। अगर आप एक ग्लास में वाटर ले रहे हैं और उसमें शुगर को आप ऐड करना शुरू करो, तो रूम टेम्परेचर पे देखते हो वो डिजॉल्व होती नहीं है। आप थोड़ा उसे बॉयल कर सकते हो, वो शुगर क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसकी एक लिमिट है। आप ऐसा नहीं शुगर ऐड करते जाओगे, उसे बॉयल करते जाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो हाँ ये बात ज़रूर है कुछ समय के लिए वो जो डिजॉल्व शुगर है वो का अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे कूल करोगे तो जो सॉलिड शुगर है वो फिर से क्रिस्टलाइज होना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ शुगर या किसी भी सोल्यूट का डिसॉल्व किया जा सकता है, और फर्दर अगर आप उसको ऐड करोगे तो वो फिर डिसोल्यूशन में नहीं जाएगा। तो द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, जिसमें जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बनेगा, और उसमें अब हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात चेक करने के लिए कि अब जो शुगर हम ऐड करेंगे वो डिसोल्यूशन में जा रही है या नहीं जा रही है, हम रेडियो एक्टिव शुगर का यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप रेडियो एक्टिव शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे ना, अगर ये डिसॉल्व नहीं होती तो वो आपको सीधे सीधे कहाँ मिलती, बॉटम पर ही मिलती। ये जो रेडियो एक्टिव शुगर है ये आपको केवल कहाँ मिलती, बॉटम पर, क्योंकि डिसॉल्व तो होती नहीं। कहाँ मिलती, केवल बॉटम पर मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप जब इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये रेडियो एक्टिव शुगर आपको यहाँ पर सोल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में भी मिलती है। यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद भी जो शुगर पार्टिकल्स हैं, सॉलिड शुगर पार्टिकल्स हैं, वो डिसोल्यूशन में जा रहे हैं। और रेडियो एक्टिव शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में मिलना इस बात को इंडिकेट करता है
कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद भी शुगर लगातार डिसोल्यूशन में जा रही है। तो इस तरह से आपने इसमें सॉलिड एंड लिक्विड में ये बात सीखी है कि देयर इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है इन सॉल्यूशन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सॉल्यूशन। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कंसंट्रेशंस हैं डिसॉल्व फॉर्म में और जो आपकी सैचुरेट ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो बॉटम पे सेटल हो रही है शुगर, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा ही जैसे कि शुगर ऐड नहीं हो रही है, लेकिन जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन में और शुगर ऐड करोगे तो आपको इस तरह का ऑब्जर्वेशन आएगा कि जितना शुगर आप ऐड कर रहे हो वो डिसॉल्व भी हो रहा है और जो डिसॉल्व शुगर है वो क्रिस्टलाइजेशन में भी जा रहा है और रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के इक्वल हो जाता है इस तरह के इक्विलिब्रियम सिस्टम में। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है डिसोल्यूशन वाला, वो गैस इन लिक्विड के बारे में हम पढ़ेंगे। गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमने क्या किया, देखिए एक ये कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया हमने और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, देखिए। और इसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब से हम इसमें CO2 गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें सॉल्युबल करेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर ले लिया है हमने वेसल के अंदर डेफिनेट अमाउंट, और इसमें CO2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम एंटर करा रहे हैं। तो देखिए जैसे हम CO2 इसमें पास करेंगे, CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है वाटर के अंदर, फिर भी कुछ अमाउंट में CO2 जो है वो सॉल्युबल हो जाती है। जो सोडा वाटर हम बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। काफ़ी लोग शाम को यूज़ करते हैं सोडा वाटर, गलत मत समझिएगा, शिकंजी की बात मैं कर रहा हूँ। शिकंजी वगैरह लोग पीते हैं शाम में काफ़ी, तो वो सोडा वाटर कैसे बनाते हैं, CO2 को वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो CO2 हम लगातार यहाँ पास कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि इसमें सब डिसॉल्व भी हो जाएगी, बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होगी और बाकी जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि CO2 का एक डेफिनेट अमाउंट ही वाटर में सॉल्युबल किया जा सकता है, और अगर आप और ज़्यादा अमाउंट CO2 का इसमें ऐड करेंगे और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अब CO2 डिसोल्यूशन में नहीं जा रही है, CO2 का डिसोल्यूशन बंद हो गया है, तो आप गलत सोचते हैं। क्यों क्यों क्या गलत सोच रहे हैं आप ये गलत सोच रहे हैं कि CO2 का जो डिसोल्यूशन है वाटर के अंदर वो बंद हो गया है। ऐसा नहीं है। अगर आप और ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व करेंगे तो जितना CO2 एक्सिस में आप ऐड कर रहे हो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद, वो CO2 के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे किसमें, इस सोल्यूशन को छोड़ के गैसियस फॉर्म में, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो यहाँ पर सॉल्युबल हो जाएगा। यानी कि जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा तो जो रेट है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो रेट ऑफ एस्केपिंग ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा। जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया जिसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व हो सकती है, उसके बाद अगर आप एक्सिस अमाउंट में फर्दर और CO2 डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, जो डिसॉल्व CO2 है वो एस्केप करेगी और जो नेक्स्ट आपने CO2 का अमाउंट बढ़ाया वो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर जो CO2 का अमाउंट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पर यही होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ एस्केपिंग ऑफ शुगर सॉरी CO2 इस सोल्यूशन के अंदर क्या हो गए, इक्वल हो गया। और इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है वो आपका कहलाएगा गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। एक बात थोड़ा सा और सीख लेते हैं, अगर आप इसी कंटेनर में एक पिस्टन लगा दें, इस कंटेनर में एक पिस्टन अगर आप लगा दें और प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करें, तो आप देखेंगे प्रेशर अप्लाई करने पर जो पिस्टन की स्टेज है वो ये आ जाएगी, मान लीजिए ये आ गई, और प्रेशर बढ़ाने पर और ज़्यादा CO2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको
इस सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा डिसॉल्व करना है, तो वो पिस्टन पर लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। और ये क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, इसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। और यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं KH, विच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो फिलहाल यहाँ इक्विलिब्रियम पर जो आपसे बात हो रही है वो ये हो रही है कि according to Henry's law, mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is directly proportional to the pressure of the gas above the solvent। मेरे से मैंने आपको बताया पिस्टन लगा के प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो और ज्यादा अमाउंट गैस का डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपसे बात रही गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में, जिसमें भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और जो कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है।